Assalamualaikum students of class 6. I hope you are having great time. For the subject of history and geography, we were on chapter 2, our languages. As we have started the topic, the development of Urdu up to Sir Syed Ahmad Khan, and among those 7 personalities who have worked for the development of Urdu language, we were done with Shah Waliullah, Rahmatullah alayh. We'll start our today's lecture with Mir Taqi Mir, 1723 AD to 1810 AD. शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद की जनरेशन ने उर्दू लैंग्वेज के बहुत से पोइट्स पैदा किए। इनमें मिर्ज़ा सौदा, नज़ीर अकबर आबादी और बहुत से मशहूर शायर शामिल हैं। इनमें मीर तकी मीर ज़हानत के तौर पर नुमाया हैं, जिन्होंने उर्दू को तकरीबन किसी भी किस्म के ख़यालात के इजहार के लिए फ़रोग़ दिया। Next is Sachal Sarmast, 1739 AD to 1829 AD. सचल सरमस्त एक सूफ़ी मास्टर थे जो सिंध में रहते थे, लेकिन उन्होंने उर्दू, सिंधी, फ़ारसी और सराइकी समेत 7 लैंग्वेजेस में शायरी की। इन शॉर्ट उन्होंने इस खिते में बोली जाने वाली तकरीबन हर ज़ुबान में शायरी की। नेक्स्ट वी हैव मीर अमान ऑफ दिल्ली। उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूम है सबको, सिवाय उसके जो उन्होंने अपनी रिमार्केबल बुक बागो बहार के प्रीफेस में लिखा है। ये अमीर खुसरो की फ़ारसी में लिखी गई एक दिलचस्प कहानी की ट्रांसलेशन है। कहानी ये बताती है कि एक दिन बादशाह और अवाम बराबर हो जाएंगे। मीर अमान ने ये ट्रांसलेशन 1804 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए लिखी जो उर्दू सीखना चाहते थे। Then comes Mirza Ghalib, 1797 AD to 1869 AD. मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर, हिस्टोरियन और थिंकर थे और पूरे साउथ एशिया में मशहूर थे। अगरचे उन्होंने बुनियादी तौर पर फ़ारसी में लिखा, मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में बेहतरीन शायरी की और नसर लिखी और इसके नतीजे में डीप फ़िलोसॉफ़िकल थॉट्स के इजहार के लिए उर्दू को तरक्की दी। Sixth personality was Bahadur Shah Zafar, 1775 to 1862 AD. बहादुर शाह ज़फ़र लास्ट मुग़ल किंग थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने लाल किला दिल्ली में रिसाइटल्स यानी मुशायरों के ज़रिए उर्दू शायरी को फ़रोग़ दिया। There comes Sir Syed Ahmad Khan, 1817 AD to 1898 AD. 1867 में हिंदुओं ने उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की। सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि उर्दू साउथ एशिया के लोगों, ख़ुसूसन मुसलमानों की तरक्की और खुशी के लिए अहम है। इसलिए सर सैयद ने उर्दू लैंग्वेज में कई बुक्स और एसेज लिखे, जदीद उर्दू रिसाले निकाले और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उर्दू के अजीम शायर मौलाना हाली ने उन्हें द फादर ऑफ उर्दू कहा। 1886 में सर सैयद ने जो अहम कदम उठाया वो ये था कि साउथ एशिया के मुसलमान नुमाइंदों को इकट्ठा किया और उन्हें मिलकर फ़ैसला करने की ज़रूरत से आगाह किया, जिसे कंसेंसस कहते हैं, यानी वो चीज़ जिस पर सब मुत्तफ़िक हों। इस डिसीजन मेकिंग का उर्दू की तरक्की पर ख़ासा असर पड़ा। इस तरह वो लोग जो पढ़ना या लिखना ना जानते थे वो भी अच्छे या बुरे राइटर्स को रिकग्नाइज़ करने की ताकत रखते थे या सलाहियत रखते थे। इस बात पर सब मुत्तफ़िक तो ना थे, मगर कई अजीम लिखारी थे जिन्हें सर सैयद अहमद ख़ान का ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने आम आवाम की राय को अहमियत दी। अल्लामा इकबाल और नेशनल पोइट भी उन्हीं में से एक थे। सो दीज वर द फेमस पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए काफ़ी अहम किरदार अदा किया। Let's move on to the exercise work on page 11. Question 2. Why do we need a national language? हमें एक कौमी ज़ुबान की क्यों ज़रूरत है? The answer is we need a national language so that all the people in the country can easily communicate with each other. यानी मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर लें, इसलिए हमें एक कौमी ज़ुबान की ज़रूरत है। Question 3. What is the national language of Pakistan? पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है? Name some of the famous writers of this language. इस ज़ुबान के कुछ मशहूर राइटर्स के नाम लिखें। Answer to this question is
Urdu is the national language of Pakistan. Some of the famous writers of the Urdu language are Mirza Ghalib, Allama Iqbal, Mustansir Hussain Tarar, Ibn Insha, and Jamaluddin Ali. Let's just wind up our today's lecture. Learn the answer to the questions. Have a great day. Allah Hafiz.